हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप लोग पढ़ रहे हैं अपने प्यारे से सब्जेक्ट केमिस्ट्री को। कक्षा 12 केमिस्ट्री में आज हम लोग बात करने वाले हैं जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे पृष्ठ रसायन। उसके पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कोलाइड का वर्गीकरण, और कोलाइड का वर्गीकरण हमने वहाँ पर पढ़ा था भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण किया था। हमने बताया था कि किसी भी कोलाइड में जो घटक होते हैं उनको हम लोग जो है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम का नाम देते हैं। जो विलय के समान घटक होते हैं उनको हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो विलयन के समान घटक होते हैं उनको हम लोग परिक्षेपण माध्यम का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था परिक्षिप्त प्रावस्था व तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम लोग जो है उसी वर्गीकरण में जो दूसरा पार्ट है वर्गीकरण का वो पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमारा भाग है परिक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम के प्रतिबंधुता के आधार पर आज जो हम लोग वर्गीकरण करने वाले हैं, बंधुता के आधार पर। ठीक है, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम के प्रति बंधुता कैसा है। बंधुता को इंग्लिश में कहते हैं अफिनिटी। एक प्रकार से इसको लगाव भी कह सकते हैं हम लोग कि परिक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम के प्रति लगाव कैसा है, उसी को हम लोग जो है कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम के प्रति बंधुता के आधार पर। यानी इस आधार पर जो है हम लोग वर्गीकरण करने वाले हैं कोलाइड का। तो अगर इस आधार पर देखा जाए तो जो कोलाइड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्रव स्नेही कोलाइड और एक होता है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइड। जो द्रव स्नेही कोलाइड है, ठीक है, जो द्रव स्नेही कोलाइड है उनको जो है अंग्रेजी में कहा जाता है लायोफिलिक कोलाइड, और दूसरे वाले को कहा जाता है लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है, यानी लायोफिलिक कोलाइड मतलब द्रव स्नेही कोलाइड, और लायोफोबिक मतलब होता है द्रव विरोधी कोलाइड। जो फिलिक शब्द है, फिलिक का मतलब होता है स्नेह करना, और लायो का मतलब होता है द्रव, यानी द्रव को स्नेह करने वाला कोलाइड। लायोफोबिक मतलब द्रव का विरोध करने वाला, अर्थात द्रव विरोधी कोलाइड। अब चलिए इन्हीं को हम लोग जो है आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक करके कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए भाई, तो इधर हम लोग जो है पढ़ेंगे, इधर एक खंड बना दे रहे हैं द्रव स्नेही कोलाइड, और इधर हम लिख दे रहे हैं द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में जो है इस तरह से ना लिखिएगा, ऊपर नीचे करके लिखिएगा। पहले द्रव स्नेही को लिख लीजिएगा, उसके बाद द्रव विरोधी को लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अब जो है नीचे हम लिखेंगे तो कितना लिखते जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो हम अगल बगल लिखे दे रहे हैं, क्योंकि दोनों को अगर तुलनात्मक पढ़ा जाए तो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड पढ़ने वाले हैं हम लोग। आप लोग जो है किस तरह से इसको लिखेंगे, पहले द्रव स्नेही को लिख लेंगे अगर लिख रहे होंगे तो, फिर द्रव विरोधी को लिख लेंगे। चलिए द्रव स्नेही कोलाइड को अगर हमें समझना है तो पहले एक डायग्राम छोटा सा बना दे रहे हैं। ये डायग्राम आपको बनाना ही नहीं, केवल देखना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये क्या बना दिया हमने। तो ये है एक लड़का, और ये है एक लड़की की चोटी है भाई। ये क्या है, एक लड़की, और ये है एक लड़का। ठीक, लड़का लड़की तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर लड़के को कह दिया जाए कि ये परिक्षिप्त प्रावस्था है, क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था, और लड़की को कह दिया जाए ये परिक्षेपण माध्यम है, तो भाई दो चीज़ें हो सकती हैं लड़के और लड़की के बीच में।
या तो एक दूसरे से बहुत प्रेम करेंगे या तो एक दूसरे से बहुत नफरत करेंगे। ठीक है, आप लोगों के साथ कैसा ही हमें नहीं पता। यहाँ पर जो है हम द्रोस्नेही कोलाइड में ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें लड़का लड़की को बहुत ही प्रेम करता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, हद से भी ज़्यादा वाला। तो इसमें देखिए प्रेम बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच में। तो प्रेम के लिए एक हम जो है ये वाला साइन बना दे रहे हैं। इतना प्रेम है, ये तीर है भाई, दोनों को जुड़े हुए है, नहीं बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर लड़का और लड़की के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम होगा, यानी बहुत ज़्यादा लगाव होगा, बहुत ज़्यादा आकर्षण होगा, तो ये एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, दूर नहीं होंगे। और अगर किसी भी विधि से इनको दूर कर भी दिया जाए तो जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत जो है फिर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर जो है हम लोग द्रोस्नेही कोलाइड को समझेंगे कि अगर परिक्षिप्त परावस्था का परिक्षेपण माध्यम के प्रति, अगर परिक्षिप्त परावस्था का परिक्षेपण माध्यम के प्रति आकर्षण अधिक होता है या लगाव अधिक होता है तो जो कोलाइड बनता है उस कोलाइड को हम लोग द्रोस्नेही कोलाइड कहते हैं। यानी सही परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी कि ऐसे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त परावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अत्यधिक आकर्षण होने के कारण लगाव अधिक होता है, इस प्रकार के कोलाइड को हम लोग क्या कहते हैं, द्रोस्नेही कोलाइड कहते हैं। जो द्रोस्नेही कोलाइड हैं उनको उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है, रिवर्सिबल कोलाइड, उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। उत्क्रमणीय कोलाइड, जो द्रोस्नेही कोलाइड हैं उनको उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। उत्क्रमणीय कोलाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोलाइड जो है अगर किसी भी प्रकार से अलग हो गए, ये कोलाइड अगर किसी भी प्रकार से अलग हो गए, अर्थात इनमें से जो है परिक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम किसी प्रकार से एक दूसरे से अलग हो गए, तो जैसे ही अगर हम थोड़ा सा एक्सटर्नल जो है फोर्स लगाएंगे, अगर कोई बाह्य कारक लगाएं, तो ये तुरंत जो है एक दूसरे से संपर्क में आकर फिर जो है कोलाइडी विलयन बना लेंगे। अर्थात जो है द्रोस्नेही कोलाइड जो है क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। अर्थात एक प्रकार से और कह सकते हैं कि जो द्रोस्नेही कोलाइड होते हैं उनको आसानी से, उनमें आसानी से, द्रोस्नेही कोलाइड में आसानी से परिक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे ही अगर मान लीजिए किसी भी द्वारा जो है उनको रिमूव भी कर दिया जाए, एक दूसरे से अलग भी कर दिया जाए, तो वो जो है किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में फिर से जो है कोलाइड विलयन, कोलाइडी विलयन जो है बना लेते हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। द्रोस्नेही कोलाइड का एक और नाम होता है, इनको पाइसाभ भी कहते हैं, पाइसाभ। ठीक है, पाइसाभ भी कहा जाता है। चलिए द्रव विरोधी कोलाइड में आते हैं। इसमें भी मान लीजिए एक लड़का, एक लड़की, लड़की के ऊपर चोटी बना दीजिए भाई, ताकि वो दिखाई दे कि लड़की है। बनाना नहीं है, आपको समझना है केवल ये फिगर को। ये क्या है, लड़का, ये क्या है, लड़की। लड़का क्या हुआ, परिक्षिप्त परावस्था, और ये क्या हुआ, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। ठीक, परिक्षेपण माध्यम। अब अगर इनके बीच में नफरत है, इनके बीच में नफरत है, एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते हैं पहले ही, तो हम कह सकते हैं इनके बीच में लगाव कम है, यानी आकर्षण कम है। ठीक है, तो इसी के आधार पर इसकी भी परिभाषा बन जाएगी कि ऐसे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त परावस्था का प्रक्षेपण माध्यम के प्रति आकर्षण कम होता है या लगाव कम होता है, ऐसे कोलाइड जो है क्या कहलाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइड को जो है अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। क्योंकि इन कोलाइड में से, अनुत्क्रमणीय कोलाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इन कोलाइड में से परिक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम को आसानी से अलग किया जा सकता है। और अगर एक बार अलग हो गए तो आसानी से फिर जो है जुड़ने वाले नहीं होते हैं ये। ठीक है, इनका अगर किसी प्रकार से अलगाव हो गया तो ये फिर एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं आसानी से, इसीलिए हम इनको जो है अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब देखिए जो द्रोस्नेही कोलाइड पे आते हैं थोड़ा सा। जो द्रोस्नेही कोलाइड होते हैं, अगर द्रोस्नेही कोलाइड में हमारा परिक्षेपण माध्यम जल है, परिक्षेपण माध्यम क्या है,
जल है, अगर ऐसा कोई द्रव स्नेही कोलाइड है जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल है, परिक्षिप्त प्रावस्था कोई भी हो, ठीक है, तो इस प्रकार के कोलाइड को हम लोग जल स्नेही कोलाइड भी कहते हैं। तो इस प्रकार के कोलाइड को हम लोग जल स्नेही कोलाइड भी कहते हैं। अब यहाँ पर आया जाए, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में देखा जाए, जो परिक्षेपण माध्यम है वो जल है, परिक्षेपण माध्यम जल है, तो यहाँ पर तो भाई विरोध हो रहा है परिक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम के प्रति। तो इस प्रकार के कोलाइड को हम लोग जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। जल विरोधी यानी हाइड्रोफिलिक कोलाइड और हाइड्रोफोबिक कोलाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड होते क्या हैं। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। तो अगला जो है, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर, हम लोग अंतर पढ़ने वाले हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग 3 कॉलम बनाने वाले हैं। 3 क्या 4 बना लीजिए, एक छोटा सा कॉलम रहेगा, छोटा सा, और 3 बड़ा सा। एक में लिख लीजिए क्रम संख्या, एक में क्रम संख्या, एक में जो है गुण, एक में परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, या जो है इसमें काम करिए परिक्षिप्त प्रावस्था ना लिखिए, द्रव स्नेही कोलाइड लिख लीजिए। द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में तो पढ़ने अंतर, तो एक में कर लीजिए द्रव स्नेही और एक में कर लीजिए द्रव विरोधी, द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है। चलिए क्रम संख्या 1 में पहला नंबर जो गुण लेते हैं हम लोग, वो गुण होता है प्रकृति की। कौन सा गुण होता है? प्रकृति। तो अगर प्रकृति की बात की जाए तो अभी हमने बताया था कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि परिक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम के प्रति आकर्षण अधिक होता है। प्रकृति के सामने क्या लिखेंगे कि परिक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम के प्रति आकर्षण अधिक होता है, और द्रव विरोधी कोलाइड में लिखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम के प्रति लगाव या आकर्षण कम होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्युत अपघट्य मिलाने पर, विद्युत अपघट्य मिलाने पर, अपघट्य मिलाने पर, यानी कोई भी हम विद्युत अपघट्य मिला दें, NaCl, KCl, NaSO4, Na2SO4, K2SO4 एक्सेट्रा, यानी कोई भी हम लोग जो है विद्युत अपघट्य मिला दें, इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, तो फिर क्या जो है द्रव स्नेही कोलाइड पर प्रभाव पड़ने वाला है और द्रव विरोधी पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए विद्युत अपघट्य मिलाने पर द्रव स्नेही पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर हम सूक्ष्म मात्रा, यानी सूक्ष्म मात्रा अगर किसी विद्युत अपघट्य की मिला दे रहे हैं द्रव स्नेही कोलाइड में, ठीक है, सूक्ष्म मात्रा विद्युत अपघट्य की मिलाने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, इस पर कोई प्रभाव नहीं होता भाई, यानी आसानी से अलग नहीं होने वाले हैं। जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो परिक्षेपण माध्यम से आसानी से अलग नहीं होने वाला है। विद्युत अपघट्य एक प्रकार से एक्सटर्नल कारक है, उन्हें बाहरी चीज़ें मिलाई हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सूक्ष्म मात्रा मिलाने, बहुत ज़्यादा मात्रा मिला देंगे भाई, ठीक है, जैसे अभी लड़का लड़की थे, हल्का फुल्का आप समझाएंगे कि भैया ना रहो साथ में, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो नहीं मानने वाले हैं, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पड़ जाओगे उनके पीछे, ठीक है, तब तो छोड़ ही देंगे। तो यानी सूक्ष्म मात्रा अगर मिला देंगे हम तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी द्रव स्नेही कोलाइड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें सूक्ष्म मात्रा मिला दी जाए, सूक्ष्म मात्रा विद्युत अपघट्य की मिला दी जाए तो इनका अस्कंदन हो जाता है। सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर द्रव विरोधी कोलाइड का क्या हो जाता है? अस्कंदन हो जाता है भाई। आप लोग मेरी वॉइस को सुनिएगा, उससे जो है नोट करिएगा, मैं पूरी बात यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, किसकी सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर? विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा मिला दी जाए तो जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उनका स्कंदन हो जाता है। स्कंदन मतलब ये हुआ कि जम जाते हैं। स्कंदन मतलब होता है जम जाना, जैसे ब्लड का स्कंदन हो जाना, तो ब्लड का जम जाना। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई ऐसी चीज़ मिला दी और परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम किसी प्रकार से एक दूसरे से बने हुए थे, जुड़े हुए थे, कोलाइड बनाए हुए थे, और जैसे ही सूक्ष्म मात्रा हमने मिला दी विद्युत अपघट्य की तो परिक्षिप्त प्रावस्था अलग
प्रक्षेपण माध्यम अलग, एक परत बना लेगा एक दूसरे से, ठीक है। अर्थात उसी को हम लोग बोलते हैं अस्कंदन हो जाना। क्या बोलते हैं? अस्कंदन हो जाना, यानी अलग हो गए बहुत आसानी से, थोड़ी सी मात्रा मिला दी। क्योंकि अभी आप लोग जानते ही हैं कि नफ़रत है ही है, वैसे थोड़ा सा और जो है आग में घी डाल दीजिए तो थोड़ा सा और मामला बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 2 गुण हमने पढ़े, 2 गुणों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा। अगला जो है श्यानता के आधार पर, जो तीसरा है वो है श्यानता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, जैसे शहद में चिपचिपापन होता है, वो किसके कारण होता है? श्यानता के कारण। तो श्यानता में अगर देखा जाए तो इसमें प्रक्षेपण माध्यम की को श्यानता, प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता से उच्च होती है। प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता क्या होती है? उच्च होती है इसमें, और इसमें जो प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता होगी वो कम होती है। अर्थात हम कह सकते हैं द्रव विरोधी स्नेही कोलाइड में जो श्यानता होती है, किसकी किसकी श्यानता होती है, वो अधिक होती है। प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षेप्रावस्थी की श्यानता अधिक होती है, और उनकी श्यानता क्या होती है? कम होगी भाई, क्योंकि आकर्षण इनमें कम होता है। अब उसके बाद जो है अगला जो है हम लोग बात करें, अगला जो प्रॉपर्टी है चौथा, वो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, ये आगे हम लोग जो है इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बात हो जा रही है। यहाँ पर टिंडल प्रभाव, एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था टिंडल। इन्होंने कोलाइडी विलयन के ऊपर जो है प्रकाश के प्रभावों का वर्णन किया था और बताया था कि अगर कोलाइडी विलयन पर हम कहीं से बाहर से, बाह्य सोर्स से प्रकाश डालते हैं तो उनके जो कण होते हैं कोलाइडी विलयन में, जो कोलाइडी कण होते हैं वो उस विलयन में तैरते हुए नज़र आते हैं। वैसे ही सामान्य विधियों द्वारा वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसमें जो है तैरते नज़र आएंगे कि ये भाई कोलाइडी कण तैर रहा है। तो अगर टिंडल प्रभाव की बात की जाए, वही जो है प्रकाश का प्रकीर्णन का प्रभाव उन पर देखा जाए द्रव स्नेही कोलाइड पर, तो बहुत ही कम दिखाई देता भाई, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कण होंगे उसमें, ठीक है। अर्थात उनमें जो है एक दूसरे से काफ़ी मिक्सबुल होंगे, काफ़ी लगाव होगा, काफ़ी आकर्षण होगा, इसके कारण एक दूसरे से मिले होंगे। तो इनमें टिंडल प्रभाव अगर देखा जाए तो कम होता है, कम होता है। लेकिन इनमें अगर टिंडल प्रभाव की बात की जाए तो थोड़े से क्या नाम है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़े से बड़े बड़े कण होते हैं और इनमें आकर्षण कम होता है। इस कारण बहुत ही आसानी से टिंडल प्रभाव को शो करते हैं। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे अधिक होता है। क्या लिखेंगे? अधिक होता है, यानी टिंडल प्रभाव क्या होता है इनका? अधिक होता है, ठीक है। यानी ये प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा करेंगे और ये प्रकीर्णन क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद अगला जो प्रभाव है या अगला जो है अंतर है, हम लोग विद्युत कण संचलन के आधार पर करेंगे। विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन। तो इनमें अगर बात की जाए, जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इनमें विद्युत कण संचलन को कठिनता से मापा जा सकता है, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, लगाव बहुत ज़्यादा होगा तो कठिनता से इनमें जो है संचलन को मापा जाएगा। लेकिन इसमें जो है विद्युत कण संचलन को आसानी से मापा जा सकता है, आसानी से मापा जा सकता है, आसानी से मापा जा सकता है भाई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है कुछ अंतर भी पढ़े, एक आध अंतर और जो है आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे जो है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार, यानी अगला जो है अगर गुण लिख लें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार, चौथा पाँचवा छठवां जो होगा परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार, कणों का आकार। तो भाई जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनमें हमने बताया ही कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उनमें थोड़े से बड़े आकार के इनके कण होते हैं, ठीक है। अर्थात इनका जो कोलाइडी प्रास होता है, इनका जो कोलाइडी प्राप्त होता है वो उसमें जो है क्या नाम है, जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं और इनमें जो है बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ डिफरेंस पढ़ लिया कि द्रव स्नेही कोलाइड में और द्रव विरोधी कोलाइड में कौन कौन से मुख्य डिफरेंस है, क्या क्या जो है इनमें मुख्य अंतर हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज के जो है टॉपिक में आज क्या जो है इस वीडियो में आप लोगों ने जो है जाना कि द्रव स्नेही कोलाइड कहते किसको हैं और द्रव विरोधी कोलाइड कहते किसको हैं, और दोनों में जो है हम लोग कुछ गुणों के आधार पर हमने अंतर भी किया कि क्या क्या इनमें अंतर होते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो
तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसमें जो है सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ना किए हों तो जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है जो भी वीडियो हम डालें, चैप्टर वाइज हम वीडियो डालते हैं, पार्ट वाइज डालते हैं, जो भी वीडियो डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और बहुत ही जल्दी या समय से कह सकते हैं उसको जो है आप लोग देख लें, ताकि जो है आप भविष्य में उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।